नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। शाम होते होते आप तक एक खबर तक पहुंच गई होगी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आगामी बीएमसी इलेक्शंस लड़ने वाले हैं। देखिए, इससे पहले इस चैनल पर हमने बताया कि कैसे जब हिंदी को कंपलसरी थर्ड लैंग्वेज किया जा रहा था तब ये दोनों ठाकरे साथ में आए थे, एक साथ एक मंच साझा करते हुए नजर आए थे। या फिर जब वोट चोरी की भी बात आई थी तब भी बीएमसी के सामने ये दोनों एक साथ आकर कहीं ना कहीं वोट चोरी किस तरह से हो रही है इस तरह का आंदोलन उन्होंने किया। तब भी कयास लगाए ही जा रहे थे कि जो दोनों ठाकरे भाई हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, वो एक साथ आने वाले हैं। और अब ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट दोनों ठाकरे की ओर से किया गया। हालांकि सीट शेयरिंग सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कोई चर्चा या उसका ऐलान नहीं किया गया है। जिस दिन मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ या जिस दिन आप इस वीडियो को देखेंगे, मैं आपको बता दूं कि 22 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच ही नामांकन जो है वो भरा जा सकता है। 15 तारीख को चुनाव है और 16 को नतीजे हैं। और इस सब के बीच में अभी क्योंकि इसका ऐलान किया गया है और 5-6 दिन ही बचा है नामांकन भरने के लिए, तो क्या ये काफ़ी समय है इन दोनों ठाकरे भाई को साथ में आने के लिए? इसलिए हमारा जो थंबनेल था आपने देखा, उसमें हमने कहा भी है कि ये देर आए हैं, लेकिन क्या ये दुरुस्त आए हैं? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे और साथ ही साथ ऐसे 5 मुद्दों पर बात करेंगे जिससे इस नए गठबंधन का भविष्य तय होगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। और तो और 2006 में राज ठाकरे ने जब अपनी पार्टी बनाई थी, उसके बाद ये पहली बार होगा कि दोनों ठाकरे साथ में आकर बीएमसी का इलेक्शन लड़ेंगे। वही बीएमसी जहां पर बाला साहेब ठाकरे का बोलबाला था। 2017 में जब आखिरी बार चुनाव हुआ था तब वहां पर उद्धव ठाकरे की जो अनडिवाइडेड शिवसेना थी उनकी जीत हुई थी। लेकिन अब कई सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ताकतवर हो चुकी है। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 2 टूक कर दिए हैं। ये सभी बातें हमें पता है। तो आज ऐसे 5 मुद्दों के बारे में बात करेंगे जिससे इस गठबंधन का और साथ ही साथ महाराष्ट्र की राजनीति का भविष्य तय होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा। आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दोस्तों, उन 5 मुद्दों पर जाने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देना ज़रूरी है। बैकग्राउंड ये कि जब बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना बनाई और शिवसेना मुंबई सहित महाराष्ट्र में पॉपुलर हुआ था, तब उसका भविष्य क्या होगा इसके लिए 2 नेता तैयार थे। एक थे बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे और दूसरे थे जो अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख हैं और साथ ही साथ उनके नेफ्यू राज ठाकरे। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि 30 जनवरी 2003 को राज ठाकरे ने ही उद्धव ठाकरे को वर्किंग प्रेसिडेंट होने की जो बात है उसका ऐलान किया था। हालांकि तब भी ये बात चल रही थी कि प्रेसिडेंट किसे बनाना चाहिए था, बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को या फिर राज ठाकरे, जो कहीं ना कहीं उसी तरह की राजनीति करते हैं जैसे कि बाला साहेब ठाकरे करते हैं। बहरहाल इस सब के बीच में 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की शुरुआत हुई। राज ठाकरे अलग हो गए, उन्होंने खुद की अलग पार्टी बनाई। यहाँ पर एक चीज़ आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि जब वो अलग हुए थे तब किसी आइडियोलॉजिकल रीज़न की वजह से वो अलग नहीं हुए थे। वो अलग हुए थे पार्टी में पोजीशन को लेकर, लीडरशिप को लेकर उनके कुछ मतभेद थे, उसे लेकर वो अलग हुए थे। लेकिन अब 20 साल बाद बाला साहेब ठाकरे की इस बैनर के और केवल एक ही पोस्टर के नीचे इन दोनों भाइयों ने एक साथ आकर गठबंधन का ऐलान किया, मुंबई के मुद्दे पर, मराठी मानुस के मुद्दे पर। और इसी से आते हैं पॉइंट नंबर 1 पर। इन दोनों भाइयों के साथ में आने की वजह से क्या मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति बदलेगी? आइए समझते हैं। देखिए, 2017 हो, 2012 हो या उससे पहले भी हो, मुंबई में जो मराठी मानुस था उसकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब 2025 आते आते या 2026 जब चुनाव होंगे तब मराठी अस्मिता एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। जैसे कि इससे पहले भी हमने देखा है, हिंदी को जब कंपलसरी थर्ड लैंग्वेज किए जाने की बात की जा रही थी तब भी चाहे राज ठाकरे हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, दोनों ने इसका विरोध किया था और फिर सरकार ने इस निर्णय को वापस लिया था। और इसलिए अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्योंकि इनकी ओर से ऐलान किया गया है कि ये मुंबई को महाराष्ट्र में ताकतवर बनाए रखने के लिए और मराठी मानुस की एकता और मराठी मानुस या मराठी भाषा की अस्मिता के लिए एक साथ आ रहे हैं, तो क्या इसका असर पड़ेगा? अब यहाँ पर आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि राज ठाकरे ने यहाँ पर बात करते हुए ये ऐलान किया कि आने वाले समय में जो महापौर, जो मेयर होगा,
वो मराठी होगा और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना का ये जो गठबंधन है उसमें से होगा, ये ऐलान उनकी ओर से किया है। लेकिन क्या इसके वजह से जो मराठी वोट्स हैं वो कंसोलिडेट होंगे? आइए आंकड़ों से आपको थोड़ा समझाते हैं। 2017 में आखिरी बार बीएमसी के चुनाव हुए थे, तब सभी पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और तब शिवसेना एक साथ थी और उन्हें टोटल 28.29%, 28.29% वोट्स जो हैं मुंबई में मिले थे। भारतीय जनता पार्टी 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद ताकतवर हुई थी। 2017 में वो भी अलग चुनाव लड़े थे और उन्हें 27.32% वोट मिला था, जबकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को केवल 7.73% वोट मिला था। लेकिन अगर आप शिवसेना के 28.29% और एमएनएस के 7.73% वोट को एक साथ लाएं तो इस गठबंधन को 35% वोट 2017 में भी मिला था। लेकिन अगर आप 2012 की बात करें, तब भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा ताकतवर नहीं थी, राज ठाकरे अपने प्राइम पर थे, तब शिवसेना को मुंबई में 21.85% वोट मिला था, जबकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को 20.67% वोट मिला था। और भारतीय जनता पार्टी जो ताकतवर नहीं थी, शिवसेना के साथ गठबंधन में थी, उन्हें 8.64% वोट मिला था। ऐसे में ये दर्शाता है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अगर साथ में आते हैं तो ऑन पेपर जो 2017 में आखिरी चुनाव हुआ था, जो वोटों का बंटवारा था, वो कम से कम होता हुआ नजर नहीं आएगा। और इसलिए जो मराठी वोट का कंसोलिडेशन है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है इस चुनाव में। इसलिए ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस गठबंधन का कैसा असर पड़ता है मुंबई के भविष्य पर और महाराष्ट्र की राजनीति में। दूसरी बात करते हैं, जो आप पोस्टर देख रहे हैं उसी से रिलेटेड है, वो है ठाकरे लेगेसी। देखिए पोस्टर पर आपको बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर नजर आएगी और यहाँ पर भी आप देखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं इन्हें, ये प्रबोधनकार ठाकरे हैं, बाला साहेब ठाकरे के पिता। बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर आप देख सकते हैं और साथ ही साथ राज ठाकरे के जो पिता हैं उनकी भी तस्वीर आपको नजर आ रही है। ये वो ठाकरे लेगेसी है जिसकी बात यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय की थी। उन्होंने याद दिलाया जब मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ा जा रहा था तब इनके ही दादा थे जो यहाँ पर लड़ रहे थे और उन्होंने मुंबई को महाराष्ट्र में लाने की बात कही। अब ये बात जानबूझकर उनकी ओर से की गई दो कारणों की वजह से। एक, ये बताने के लिए कि जो ठाकरे परिवार है वो मुंबई और महाराष्ट्र के लिए कितना काम कर चुका है, और नंबर दो, क्योंकि एकनाथ शिंदे लगातार जब से वो शिवसेना अलग हुई है और उनकी ओर से कहा जा रहा है कि ठाकरे के लेगेसी को वो आगे लेकर जा रहे हैं, ऐसे में जब ठाकरे फैमिली के ही दोनों लोग साथ में आ रहे हैं यहाँ पर, तब इससे क्या जो ठाकरे लेगेसी जाने की बात की जा रही थी या एकनाथ शिंदे की ओर से कहा जा रहा था कि ठाकरे लेगेसी उनके पास है, उसको एक जवाब इनकी ओर से दिया जाएगा। ये एक पॉइंट नंबर 2 है जो यहाँ पर देखने मिलेगा। हालांकि जब हम बात करते हैं कि राजनीति का भविष्य क्या होगा, तो जो पॉइंट नंबर 3 है वो बहुत महत्वपूर्ण है और यही वो पॉइंट था जिसके वजह से भी 2005 में राज ठाकरे अलग हुए थे। वो पॉइंट है अलग अलग वर्किंग स्टाइल। अलग अलग वर्किंग स्टाइल का मतलब ये होता है कि राज ठाकरे का अपना एक तरीका है चुनाव लड़ने का और उद्धव ठाकरे का अपना एक तरीका है चुनाव लड़ने का। केवल चुनाव लड़ने का ही नहीं, जब वो यहाँ पर आकर बातचीत भी करते हैं, पत्रकारों से बात करते हैं, या उनका जो पूरा वर्किंग स्टाइल होता है वो भी अलग अलग होता है। उद्धव ठाकरे थोड़े माइल्ड मैनर्ड हैं, वो बाला साहेब ठाकरे की भी जो शैली थी उससे अलग उनकी शैली है काम करने की, जबकि राज ठाकरे की जो शैली है वो बाला साहेब ठाकरे की शैली की तरह ही थी। ऐसे में जब 2005 में भी वो अलग हुए थे, यही बात से अलग हुए थे कि राज ठाकरे बाला साहेब ठाकरे की ही तरह उनकी ही आक्रामक शैली से शिवसेना चलाना चाहते थे, लेकिन कमान उद्धव ठाकरे को दिया जाता था। यहाँ तक कि यहाँ पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रहा था, एक समय के बाद देखा गया कि राज ठाकरे ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हाईजैक कर लिया, माइक उनके पास थी और वो अपने आक्रामक शैली में, जिस शैली से उन्हें जाना भी जाता है, उसकी शैली से वो यहाँ पर बात करते हुए नजर आए। अब क्या इसका ग्राउंड कोऑर्डिनेशन में असर पड़ेगा, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा बहुत कम समय बचा है। कई सारे प्रत्याशी जो है ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2 ठाकरे जरूर साथ में आए हैं, साथ में अमित ठाकरे यहाँ पर नजर आए, आदित्य ठाकरे नजर आए, लेकिन क्या ग्राउंड लेवल पर भी इन दोनों परिवारों के साथ में आने का असर देखने मिलेगा, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। अब चौथी बात करते हैं जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया था लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। ये पूछा गया था कि सीट शेयरिंग क्या हुई है, कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। अब ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की वजह से कांग्रेस जो मुंबई में महत्वपूर्ण रहती है, और 2019 में कांग्रेस ही उद्धव ठाकरे के साथ में आई थी, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में हमने देखा कि महाविकास आघाड़ी बनती है।
कांग्रेस ने अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि शरद पवार हो सकता है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ मिलकर आगामी बीएमसी इलेक्शन लड़े। लेकिन अगर कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ती है, शिवसेना यूबीटी और एमएनएस एक साथ चुनाव लड़ती है, तो क्या इसकी वजह से वोटों का बंटवारा होगा? मुस्लिम वोट्स कहाँ जाएंगे? नॉर्थ इंडियन वोट्स कहाँ जाएंगे? कई सारे वोट जो यहाँ पर लोगों को मिल रहे थे वो कहाँ पर जाएंगे? ये भी एक सवाल है बहुत ज़रूरी। हालांकि कांग्रेस की ओर से जब ये कहा जा रहा है कि वो राज ठाकरे के साथ नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी अलग है, उन्हें ये याद रखने की ज़रूरत है कि 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के समय राज ठाकरे ही वो थे जो शरद पवार से लेकर कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर प्रचार कर रहे थे, और 2024 में भी वही राज ठाकरे थे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर प्रचार कर रहे थे। ऐसे में कांग्रेस के अलग चुनाव लड़ने का कितना असर पड़ेगा वोटों के बंटवारों पर, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। मुस्लिम वोट्स जो उद्धव ठाकरे की तरफ आ रहे थे क्योंकि राज ठाकरे लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाते रहे हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा? नॉर्थ इंडियन वोट्स कहाँ पर जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास, कांग्रेस के पास, या फिर जो लोग कोरोना की वजह से जिन पर इम्पैक्ट पड़ा था उनके वजह से यहीं पर रह जाता है? ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। इसलिए ये एक मुद्दा है। और जो पांचवा मुद्दा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मैंने अंत में रखा है, वो है क्रेडिबिलिटी का मुद्दा। क्रेडिबिलिटी किसका? राज ठाकरे का। क्योंकि अब राज ठाकरे जो यहाँ पर कह रहे हैं, और यहाँ पर उन्होंने कहा भी कि मैंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि मराठी और महाराष्ट्र के मुद्दे से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए कोई भी झगड़ा हो उसको हम सुलझा लेंगे, वही राज ठाकरे थे जो एक साल पहले तक एकनाथ शिंदे के लिए भी प्रचार करते हुए नजर आए थे। उनके बेटे श्रीकांत शिंदे के लिए भी वो प्रचार करते हुए नजर आए थे, जबकि वही ये लोग हैं जिन्होंने शिवसेना को तोड़ा था। यही वो राज ठाकरे हैं जिन्होंने 2019 में नरेंद्र मोदी का विरोध किया था, लेकिन 2024 में नरेंद्र मोदी के साथ शिवाजी पार्क पर वो नजर आए थे। ऐसे में अब अचानक से क्योंकि राज ठाकरे फिर से मराठी मानुस का मुद्दा उठा रहे हैं, कभी वो हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हैं, तो एक सवाल दबे सुर में ही सही लोग पूछ रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद क्या होगा? क्या राज ठाकरे वैसे ही रहेंगे जैसे अभी हैं, या फिर जिस तरह से हम लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में एक आम हो चुका है कि अचानक से लोग चुनाव जीतते हैं और पाला बदल लेते हैं, वैसा तो कुछ नहीं होगा? ये भी एक सवाल है जो महत्वपूर्ण होने वाला है। बहरहाल 15 तारीख को जब वोटिंग होगा और 16 तारीख को नतीजे आएंगे, दोनों ठाकरे बंधु, उनके पार्टी और उनके पार्टी का जो भविष्य है वह तय होगा। लेकिन ये वही, मैं आपको बता दूं, ये जिस होटल में हम मौजूद हैं ये वही होटल है जहाँ पर 2019 में उद्धव ठाकरे ने अमित शाह के साथ ये ऐलान किया था कि बराबरी की सीट शेयरिंग होगी, बराबरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी जाएगी। 50-50% बातचीत जो हुई थी, और वही वो मुद्दा था जिसकी वजह से बाद में हमने देखा कि महाविकास आघाड़ी बनी, क्योंकि 2.5 साल के लिए शिवसेना को मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया। बहरहाल अब ये दोनों भाई साथ में आए हैं, इसका महाराष्ट्र और मुंबई की राजनीति पर कितना असर पड़ता है? क्या वोट्स कंसोलिडेट होते हैं? क्या अगर 36 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है मुंबई में, तो उसमें 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन बड़े पैमाने पर है। बाकी 26 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए क्या इनकी कोई तैयारी है? क्या ग्राउंड लेवल पर लोग मौजूद हैं, या भारतीय जनता पार्टी सहित जो एकनाथ शिंदे के शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी एक साथ है, वो इसका जवाब दे पाएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय ज़रूर यहाँ पर लिखा गया है, जहाँ पर 20 साल बाद जो आइडियोलॉजिकल नहीं, पोजिशनल डिफरेंस की वजह से दो पार्टी बनी थी, एक परिवार बढ़ गया था, वो परिवार अब आगामी चुनावों से पहले मराठी, मुंबई और महाराष्ट्र के मुद्दे पर एक साथ आता हुआ नजर आ रहा है। और ये चुनाव इन दोनों पार्टी के भविष्य और इस नए प्रयोग का भविष्य जो है वो तय करेगा। और इसलिए मुझे लगा कि इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इसका भविष्य क्या होने वाला है? उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो अलग अलग वर्किंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, क्या वो एक साथ आकर बीजेपी को एक जवाब दे सकते हैं? क्या मराठी वोट्स कंसोलिडेट होंगे केवल मुंबई ही नहीं, टोटल 29 महानगर पालिकाओं पर? कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में आप मुझे दीजिए इजाजत। इस एनालिसिस को आप किस तरह से देखते हैं ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। साथ ही साथ अगर आपने अब भी मेरे इस चैनल सुहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम आगे भी इस तरह के वीडियोस लगातार करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। मेरा नाम है सुहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सुहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।